हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राधा है और आज मैं आपको अपनी और अपने दामाद जी की एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दिल थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एक दिन उसका फ़ोन आया और कहने लगी, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन मेरे पास आ जाओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज़्यादा मेरा दामाद खुश हो गया था। वो मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके बाद दामाद जी ने भी मुझे गले लगाया। लेकिन दामाद जी ने मुझे इतनी कसकर गले लगाया कि मैं थोड़ी असहज हो गई थी। इससे पहले उन्होंने मुझे कभी गले नहीं लगाया था। अचानक उनके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी। मेरी बेटी कविता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया था। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वो मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपनी बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद जी और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही कविता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के बाद दामाद जी ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया हूँ। जब दामाद जी ने मेरी तारीफ की तो कविता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया था। वो बोली, अमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज़ खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज़ बाहर से खाना खाकर आते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई थी। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, कविता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद जी तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज़ तो मैं यहाँ नहीं रहती। तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से ये कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही कविता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई और मैं डाइनिंग टेबल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वो बोले, कविता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आई हो, फिर भी वो पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज़ का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तब दामाद जी भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मेरा दिल अंदर से खुश हो गया है। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा ना कोई साला है और ना कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही हैं। अब चाहे साला साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। तब मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं है। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद जी की आवाज़ उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वो बात प्रेम की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहाँ आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को कविता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देखकर मैं 2 कप कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफ़ी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिया, लेकिन वो मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए कहा, कविता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूँ और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द माँ से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है।
जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वो बोली, बोलो माँ, तुम्हें मुझसे इतनी क्या ज़रूरी बात करनी है। तब मैंने उससे कहा, कविता, तू खुद को इतना कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर कविता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वो बोली, माँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो ना। अब तुम टीचर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतनी सख्ती से बात कर रही हो। कविता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? अभी तुम्हें बच्चा भी नहीं हुआ, अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है, ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए कविता बोली, माँ, मुझसे कहने के बजाय अमित से बात करो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना कैसे वो खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोले जा रहा था। फिर वो बोली, माँ, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूँ, ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं अमित को कैसे समय दूं? अमित तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का आइडिया उसी का था। वो कह रहा था कि सासू माँ को आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहाँ आई हो तो उसके खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं, वरना मेरे बनाए हुए खाने में तो वो कमियां ही निकालता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वो कह रहा था कि जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करनी हैं, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। कविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए अमित की खाने पीने की परेशानी ही हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद जी को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं, जो वो खुद सुलझा लेंगे। इसलिए आगे मैंने कविता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद जी की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन अमित भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए। चलो अच्छा हुआ, आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर को मैं संभाल लूँगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा था। लेकिन दामाद जी ने कहा, सासू माँ, होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें ख़ास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। अमित की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार ही हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब कविता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, माँ, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं आपको घुमाने के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लूँगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी अपने साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नज़र फिरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्र दराज नहीं लग रही। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके मेरी बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद जी मेरी तारीफ कर रहे थे
लेकिन कविता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गई और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर अमित से कहा, अमित, तुम्हारी साली तो बहुत सुंदर है। इस पर अमित कुछ बोलते हुए इससे पहले कि कविता बोली, बॉस, ये अमित की साली नहीं है, ये तो मेरी माँ है, ये अमित की सास हैं। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद जी मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप कविता से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद जी ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनके इस मजाक पर कविता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नज़रों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही कविता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे थे। गाड़ी से उतरते ही कविता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए कविता पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी कविता मुझसे नाराज़ होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज़ की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों को साफ किया और बॉडी लोशन लगाया। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मेरे दामाद जी थे। हमारी नज़रें मिलते ही दामाद जी ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूँ क्या? ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। फिर हंसते हुए दामाद जी कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आप आज बहुत सुंदर लग रही थीं। वैसे तो मैं आपको ये बात पहले ही बता देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने का दिल करता है। सच में आप कविता की बहन जैसी लगती हो। बाहर कुछ समय पहले कविता ने जो गुस्से में आपको कहा, वो सब मैंने सुन लिया था। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि कविता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलना। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। अगर 40 साल की महिला की तुलना 20 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर सी बात है वो महिला तो बेहद खुश होगी। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद जी के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मेरे दिल की तो धड़कन बढ़ गई थी। मैं किसी लड़की की तरह शर्माने लगी थी। उस दिन के बाद से दामाद जी की हदें बढ़ने लगीं। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वो सब सुन रही थी। तब दामाद जी कमरे से बाहर आते हुए दिखे। दामाद जी को बाहर आते देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि अमित मेरे कमरे में आ गया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फ़र्क है। शादी के बाद पति को कैसे खुश रखना चाहिए, उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, आपने कविता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं थक गई हूँ। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है। उसके सामने तो आप जवान लगती हैं। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ कविता के समय से पहले आया हुआ बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर अमित की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें ख़त्म होते ही मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। कविता अपने ऑफिस के काम से पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वो थोड़ी परेशान रहती है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भागदौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना ज़रूरी होता है।
इस पर दामाद जी बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी तो मैं उसके साथ कहीं जा पाऊंगा। मैंने फिर से दामाद जी को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद जी से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके कंधे पर चला गया। अचानक दामाद जी ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक तरफ रखते हुए और अपने दूसरे हाथ से मेरे चेहरे पर आती हुई आवारा लट को कान के पीछे करते हुए बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो कविता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहाँ आपके चेहरे का तेज और कहाँ कविता की झुर्रियाँ। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वो मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। अब कविता बूढ़ी दिखने लगी है तो मैं क्या करूँ, आपके सामने वो सच में फीकी पड़ जाती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नज़र मुझ पर टिकने लगी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफ़ी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो कविता यहाँ आ गई तो वो और नाराज़ हो जाएगी। मैंने दामाद जी को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वो रात भर मेरे कमरे में ही बैठा रहता। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अमित ने मेरी जो तारीफ की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। अगले दिन शाम को जब दामाद जी ऑफिस से घर आए तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफ़िन पैक कर दीजिएगा, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफ़िन बना रही हैं, ऑफिस में मेरे क्रेडिट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मेरे दोस्त रोज़ मेरे टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि ये जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफ़िन मांगा है, और हाँ, टिफ़िन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। दामाद मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, तभी कविता वहीं बैठी थी। बातें करके अमित डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तब कविता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज़्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना हो तुम नौकरी करती हो, ना पापा हैं, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या ज़रूरत है। कल तुम अमित के ऑफिस जा रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाना। मुझे तुम्हारा इस तरह टिप टॉप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे कविता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, कविता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी ज़ुबान को ध्यान में रखा करो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा टिप टॉप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपना रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले कविता ने भी कभी मुझसे इतने कठोर शब्दों में बात नहीं की थी, इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर का 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फ़ोन आया, तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और अमित साथ ही घर लौटे थे। मुझे और अमित को साथ देकर कविता और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। अब मुझे उसकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय
दामाद जी ने मुझसे कहा, सासू माँ घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिएगा, क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही अमित ऑफिस के लिए निकले, कविता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो चुकी हैं? उस समय कविता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाया, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने के बजाय एक बार ये सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना कविता ऑफिस चली गई। उसके बाद 4-5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। अमित के लगातार फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। 5-6 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं कविता के घर से निकलने लगी, तभी दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आया। कमरे में पहुंचते ही अमित ने मेरा बैग खाली कर दिया। वो बोले, सासू माँ, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहाँ से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें कविता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरा कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तब दामाद जी ने मुझे अपनी ओर घुमाया। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू माँ, ज़रूर कविता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दें। वो तो मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वो दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। अमित मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब कविता सो जाती, अमित मेरे कमरे में आने लगा। अब अमित का मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब अमित मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से अमित मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर कविता को ये सब पता चल गया तो। इसलिए मैं अमित के सामने ये सवाल रखने लगी। मैंने कहा, अमित, तुम रोज रात को कविता की नज़रों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वो गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण कविता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने ये सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर अमित ने कहा, सासू माँ, कभी ना कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वो आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगेंगी। आप चिंता ना करें, बस कविता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कविता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वो वहाँ मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। कविता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। अमित, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। कविता बोल ही रही थी कि तभी अमित का फ़ोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वो मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वो एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वो तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि अमित का बॉस था।
उसे आधी रात को घर में देखकर कविता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहाँ कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर कविता को देख रहे थे। तब कविता बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वो बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी अमित के बॉस यानी कि राजवीर जी कविता की ओर देखते हुए बोले, कविता तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो कविता और भी ज्यादा बकवास करने लगी। तब अमित उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब कुछ सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगोगी। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं अमित को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो बोला, सासू माँ, अब और कितने दिन आप ये सब कुछ बातें छुपा कर रखोगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुख नहीं बनाया जा सकता। जीना हो तो खुलकर जियो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। अमित ने कविता से कहा, कविता, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, ये सच है, लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहाँ इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं, बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फ़ोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फ़ोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया तो मैंने उनके फ़ोन पर बॉस की कई मिस कॉल देखी। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई का पता चला। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वो अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 20 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वो भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इन प्रेमी जोड़ों को मुलाकात अपने घर में ही करवानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर लेना चाहिए। कविता बोली, अमित, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं जता रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और कविता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे राजवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं राजवीर से कभी नहीं मिलूँगी। इस उम्र में मुझे ये बातें तुम्हारे मुँह से सुनने से पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू देखकर कविता बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस नहीं किया, लेकिन अब वो समय तो बीत गया। पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। उस समय तुम्हारे पापा ने शायद तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार हैं। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। राजवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के अंदर मेरी और राजवीर की शादी हो गई। मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हुई थी। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की। मेरी विदाई के समय मैंने कविता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, कविता,
पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियाँ मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। कविता ने मुझसे वादा किया कि माँ, आगे से वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां को अच्छी तरह से निभाएगी। मेरी विदाई होते ही कविता ने पूरे 10 दिन की छुट्टी ली। शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को समझने की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मेरी शादी मेरे पति हिमेश के साथ हुई थी। हिमेश की शक्ल ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वो भी मेरी तरह जवान था। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई और उसकी पत्नी रहते थे। उन लोगों की शादी को 5 साल हो गए थे और मेरा जेठ, जिसका नाम महेश था, वो मेरे पति से 5 साल बड़ा था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं खूबसूरती में उससे भी आगे थी। मेरी सुहागरात थी तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मेरी जेठानी मेरे पास आई। मैंने अपनी जेठानी को नज़र भर के देखा। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने साड़ी को बहुत ही नीचे बांध रखा था और कमर मटका कर चल रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। और आकर मेरे पास बैठ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। मुझे कहने लगी कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लड़की हो। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? ऐसा भी क्या है? तो कहने लगी कि इस खानदान में मर्द अपनी औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इस बात पर मैं हंस पड़ी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। इस खानदान के मर्दों को औरतों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बड़े चाव से रखते हैं औरतों को। लेकिन हाँ, तुझे भी सब कुछ सोच समझ के करना होगा। देवर जी की कोई बात न टालना। अगर तू उनको खुश रखेगी तो वो भी तुझे खुश रखेगा। बस मैं तुझे ये बता रही हूँ कि देवर जी की दुखती रग वही है जो हर मर्द की होती है, और वही है जो मेरे मर्द की भी है। मैंने कहा कि इसलिए तुम हमेशा इतनी तैयार होकर रहती हो। तो कहने लगी, और क्या, अगर औरत तैयार होना छोड़ दे तो उसके मर्द को एक पल नहीं लगता दूसरी औरत के पीछे जाने के लिए। मैंने तुझे कहा ना, इन मर्दों को बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। और बांध के रखने के लिए औरत के पास होता ही क्या है सिवाय उसकी खूबसूरती और सुंदरता के। बस तू मेरी ये बात अपने पल्लू से बांध लेना। मैंने सोचा कि पहली रात ही तुझे ये बात बता दूं, क्योंकि आज से ही ये सब कुछ शुरू होने वाला है। आज अगर तू जीत गई तो हमेशा जीत तेरी ही होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि औरत की जीत मर्द के सामने हार जाने में होती है। इसलिए आज तुमने ऐसे हारना है कि तुम जीत जाओ। मेरी जेठानी से मुझे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत खुलकर बातें कर रही थी, पर जो भी कह रही थी सही कह रही थी। जाहिर है उसका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा था। मेरी जेठानी को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने पति के लिए ही तैयार होती और उसकी हर बात मानती थी। लेकिन मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं तो चाहती थी कि जल्दी जल्दी एक नन्हा मुन्ना सा बालक मेरी गोद में आ जाए, पर मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि ये ले दूध का गिलास, अपने मर्द को पिला देना, और हंसती हंसती वहाँ से चली गई। अभी तो वो बहुत हंस रही थी, पर मैं अभी ये भी सोच रही थी कि इसी औरत के साथ मुझे इस घर में रहना है और मिल बांट के सारे काम करने हैं। पर फिर सोचा कि सास से तो अच्छी ही है। मेरा शौहर कमरे में आया तो कुछ डरा डरा सा लग रहा था, घबराया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि इसको जिंदगी में किसी लड़की ने घास नहीं डाली होगी। इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस मैं ही थी। चलो ये भी अच्छी बात थी। हम लोग बहुत खुश थे। सुबह हुई तो मैं नहा धोकर बाहर आई। मेरी जेठानी ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी फूल की तरह खिल गई हो। आओ मैं तुम्हें इस घर की रसोई दिखा देती हूँ। आखिर तुम्हारा ज़्यादातर समय यहीं गुजरने वाला है। वो हंसने लगी और मैं सोचने लगी कि ये औरत बड़ी चालाक है। जब मैं रसोई की तरफ जा रही थी
मेरे जेठ जी बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐसा लगा कि अखबार की ओर से मुझे ही देख रहे हों और एक ही पल में सर से लेकर पांव तक मुझे देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। शादी के कुछ दिन बाद तक तो दुल्हन खूबसूरत ही लगती है। नई नई साड़ियाँ पहनती है, सूट पहनती है, मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, कंगन होते हैं। उसके बाद में उसका रूप का मोह होने लगता है। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जेठ मुझे ही देखता रहता है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर होती थी। मेरी जेठानी ने कहा कि ये लो आटा और आटा गूंथ लो। मैं परात जमीन पर रखकर बैठ गई और आटा गूंदने लगी। अचानक मैंने देखा कि मेरा जेठ बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे टीवी पर कोई चैनल चल रहा हो जिस पर उसकी मन पसंदीदा फिल्म चल रही है। बस हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ने की देरी थी। मैंने अपना पल्लू ठीक किया और ये सब मेरी जेठानी ने देखा तो उसने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर भाजी बना लो, मैं खुद ही आटे को गूंद लूंगी। वो ज़रा गुस्से से बोली थी। मैं उठकर किचन में चली गई। मैंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही वो आटा गूंदने के लिए बैठी, उसका पति सामने से उठकर चला गया, जैसे कि उसकी मनपसंद का चैनल किसी ने बदल दिया हो। अगर मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया, तो फिर उसकी पत्नी ने भी किया होगा। यही वजह थी कि रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। उसने कहा कि हाँ, भाभी ज़रा तेज़ मिजाज की हैं, इसीलिए झगड़ा होता रहता है। भैया उसके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं, क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। मेरी नौकरी भी उनकी वजह से ही लगी है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, उन्होंने ही उतारा था। ये जो घर में तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी उन्हीं की हैं। और मेरी नौकरी तो अभी लगी है। अभी तक मैं भाभी से पैसे लेता था। वो बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने कहा, और आपके भाई, वो कैसे हैं? उसने कहा कि भैया अच्छे हैं, बस थोड़े से सुस्त हैं। वही बात है, जिसकी बीवी अमीर हो और उसके घर वाले मदद करते हों, तो फिर आदमी सुस्त हो जाता है। बस घर में पड़े रहते हैं, कभी काम पर चले गए, कभी नहीं गए। लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। देख लेना, कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा कि घर तो आपका अच्छा है, मुझे गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी तो बहुत महंगी होगी और फिर उसका खर्चा भी होगा। मैंने कहा कि मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी लेंगे जिसमें बैठकर खूब सैर सपाटा किया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरे पति ने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरे लिए गाड़ी ज़रूर लेगा, और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। मेरा पति जब घर से बाहर चला जाता था तो घर में मैं, मेरी जेठानी और जेठ जी होते थे। जैसे मेरे पति ने बताया, वो कभी काम पर जाते, कभी नहीं जाते, पूरा दिन घर में पड़े रहते थे, इधर उधर फिरते रहते थे और आते जाते मुझे ही देखते रहते थे। एक दिन तो मुझे गुस्सा ही आ गया और मैंने उनको सीधी सीधी बातें कह दी, क्योंकि मैं भी कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे मुंह में जो आता था मैं बोल देती थी। मैंने कहा कि जेठ जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो तुरंत लपक के मेरे पास आ गए और कहने लगे कि एक क्यों, दो बातें करो। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम हमारी तरफ कब देखती हो, पर तुम्हें तो अपने पति से फुर्सत ही नहीं है। हम लोग घर के आंगन में खड़े थे जब ये बात कर रहे थे। मेरी जेठानी शायद छत पर कपड़े सुखा रही थी और ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। वो सुन तो नहीं पा रही थी कि हम क्या बोल रहे हैं, पर देख ज़रूर रही थी। मैंने कहा कि आप छुप छुप कर मुझे क्यों देखते रहते हैं? तो कहने लगे कि अरे हम तुम्हें कब देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखते हैं, मैंने खुद देखा है। ये तो बहुत अजीब बात है। आपको मुझसे कोई बात करनी है तो सीधा सीधा बोल दीजिए, इस तरह देखने का क्या मतलब है? इस बात पर वो हंसने लगे और फिर कहने लगे कि जब कोई अच्छी चीज़ हो तो उसे हर कोई देखता है ना? तुम हमें अच्छी लगती हो। जब हमारी पत्नी की शादी हुई थी और वो हमारे घर में थी, तो वो भी शुरू शुरू में बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे पता था कि मेरा जेठ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी तैयार होकर ही रहती थी।
फिर वो ऐसे कैसे कह सकता था कि अब उसमें वो बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नज़रों को ज़रा संभाल के रखें और मुझे भी कम देखा करें। आपकी अपनी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, उस पर ध्यान दिया करें। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और मेरी जेठानी छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर वो अपने पति से कोई बात करने लगी और उसके बाद सीधी रसोई में गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पति से तुम क्या बात कर रही थी। मैंने कहा कि बस ऐसी ही कोई बात कर रही थी, और अगर बात कर भी ली तो क्या हो गया, तुम्हारा पति है तो मेरा भी जेठ लगता है। एक घर में रहते हैं, बात नहीं कर सकते क्या? उसने कहा कि मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। एक घर में रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं। इस घर को बनाने वाली मैं हूँ, मेरे माता पिता की पाई पाई लगी है इस घर पर, वरना इन दोनों भाइयों के पास था ही क्या। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे मेरे पति ने बताई है। उसने कहा कि बस तुम मेरे पति से दूर रहो और ये ना समझना कि मैं तुम्हें ये बात तुम्हारी नफरत में कह रही हूँ, तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे पति से दूर रहना ही तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद वो मेरे फायदे की ही बात कह रही थी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस घर में मेरे मुकाबले में तो यही थी। इसका पल्ला भारी था, ये घर इसके माँ बाप ने बनाया था और ये बड़ी भी थी, तो मुझे इसका हुक्म मानना पड़ता था। ये मुझ पर बार बार हुक्म भी चलाती थी, आसान काम खुद कर लेती थी और मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इसके साथ इस घर में गुजारा होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी। लेकिन मेरा पति कहता था कि साथ रहने में ही फायदा है, अलग हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके दिमाग में ये बात पता नहीं किसने डाली थी, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि इस तरह से तो नहीं होने वाला था। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो घर में मेरा जेठ ही होता था। एक दिन मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं क्यों आपके साथ चलूं, आपके घर वालों से मेरा क्या रिश्ता है, मुझे नहीं जाना। वैसे भी जब से शादी हुई है मैं तैयार हो होकर थक गई हूँ। आज मैं आराम से नहाऊंगी और बिना मेकअप के अपने घर में आराम करूंगी। मुझे पता था कि मेरी जेठानी मुझे अपने मायके लेकर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि घर में उसका पति और मैं अकेले होते हैं। जब मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो उसने जाकर अपने पति से कहा कि सुनो जी, तुम ही मेरे साथ चलो, घर में क्या करोगे, वो लोग तुम्हारे भी संबंधी हैं, कभी उनसे भी व्यवहार रख लिया करो, कभी मिल लिया करो। उसने कहा कि मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरी छुट्टी है। उसने कहा कि वो छुट्टी तो उन लोगों की होती है जो काम धंधे पर जाते हैं, आपकी तो रोज ही छुट्टी होती है। उसने कहा कि हाँ, बस रोज छुट्टी होती है ना मेरी, तो मुझे आराम करने दे। तू मेरे आराम से क्यों जलती है, जा अपने माँ बाप के घर जा। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने ऐसे बने हुए थे कि जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मेरी शादी पर एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी मोहब्बत बस इन्हीं को है। और मैं भी बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा था कि काश मेरा पति भी मुझसे ऐसे ही प्यार करे जैसे मेरा जेठ और मेरी जेठानी से करता है। लेकिन मेरे पति को काम से फुर्सत ही कहाँ थी। सुबह जाता था तो रात के अंधेरे में घर आता था। रात को कहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ और सो जाता था। जब मैंने कहा कि अभी हमारी शादी हुई है तो मुझे हनीमून पर ले जाओ, तो उसने सीधा कह दिया कि हनीमून पर जाकर क्या करना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे भी लगेंगे और फायदा क्या है। मैंने कहा कि हनीमून पर लोग फायदे के लिए नहीं जाते, हनीमून तो जरूरी होता है, और हमारे घर में कौन से सास ससुर हैं जो हमें रोकेंगे। हमें तो आज़ादी है, हम तो जा सकते हैं। सोचा तो यही था कि इस घर में मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ना मेरी सास है ना ससुर जी हैं। लेकिन मेरे पति और मेरी जेठानी ने ये कसर पूरी कर दी थी, क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था। वो कहता था कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, और वक्त होता तो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इधर मेरी जेठानी भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। मैं अपने पति की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई थी।
कितनी अजीब बात थी, कोई दूर से देखे तो यही सोचे कि उनकी तो अभी शादी हुई है, इनको तो एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं होगी। और यहाँ पर ये हालत थी कि मेरा पति इस मामले में लापरवाह था। मेरी माँ कहा करती थी कि मर्द दो तरह के होते हैं, एक वो मर्द जिनको अपनी पत्नी से फुर्सत नहीं मिलती और वो हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, उसके करीब आने के लिए मरते हैं, और एक ऐसे मर्द होते हैं जो सब कुछ बहुत नाप तोल के करते हैं, उनको अपने काम से ज़्यादा प्रेम होता है और वो काम करना चाहते हैं, पत्नी को भी रखते हैं लेकिन उसे अपने सर पर सवार नहीं करते। मुझे लगता था कि मेरा पति दूसरा वाला था, लेकिन ऐसा पति के साथ मेरी जिंदगी अच्छी कैसे गुजरती। मैं तो अभी जवान थी, मुझे तो मेरे पति का साथ चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि ये वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो हम बाद में पछताएंगे। और पति का प्रेम ये नहीं होता कि वो बस अपनी पत्नी के पास बैठे उसे प्यार करता रहे। अच्छा पति वो है जो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल करे, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो अभी पैसा कमाना ही ज़रूरी है। पर धीरे धीरे मेरे जज्बात बदलने लगे और फिर मेरे पास एक ऑप्शन भी था कि मेरा जेठ ऐसा इंसान था कि अगर मैं उसे एक इशारा करती तो वो मेरे कदमों में बैठ जाता। कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ कि मैं घर में अकेली थी और मेरा जेठ भी। उसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा कि पानी पिला दो। मैं पानी का गिलास लेकर गई। जब मैंने गिलास उसे पकड़ाया तो उसने मेरी बाजू ही पकड़ ली। करना तो मुझे ये चाहिए था कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती और कहती कि ये क्या हरकत है, तुमने मेरी बाजू क्यों पकड़ी है। लेकिन मैंने भी अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शाम हुई तो मेरी जेठानी आई। वो कभी भी अपने मायके जाती तो रात को नहीं रुकती थी, इसलिए शाम में उसने आना ही था। कहने लगी कि पूरा दिन क्या करती रही हो तुम। मैंने कहा कि खाना बना दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। कहने लगी कि मेरा पति क्या कर रहा था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। वो मुझसे पूरी रिपोर्ट मांग रही थी। जाहिर है उसे भी अपने पति के बारे में पता था, लेकिन मैं मन ही मन हंस रही थी कि अब तुम रिपोर्ट मांगो या रिपोर्ट कार्ड, जो होना था वो हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। उनके झगड़े की वजह से हम लोग आधी आधी रात तक जागते रहते थे, क्योंकि इतने शोर में नींद नहीं आती थी। माना कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन जब आप किसी जवान लड़की से शादी करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी भी कोई ज़रूरत है, और फिर शादी करता ही क्यों है आदमी। मेरे पति को ये सब कुछ नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते का चोर दरवाज़ा तलाश कर लिया था और मैं वहाँ चली भी गई थी। एक दिन मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। कहने लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मेरा पहला प्रोजेक्ट वो ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब मैं तुम्हें सारा टाइम दूंगा और हम दोनों अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। वो बोल रहा था और मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं तो जेठ जी के सपनों में खोई हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही? तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, क्या यार, आज तुम सोने की बात करती हो, अब मुझे कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। आपकी जेठानी को अपने पति से झगड़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं है, सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है। मेरे पति ने कहा, काम को क्यों याद कर रही हो, तुम तो जवान हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। फिर उसके बाद जो मैं कहूँ वो बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मेरी नींद उड़ जाएगी चाय पीने से, मुझे सोने दो। मैं तो अपने पति से बदतमीजी करने लगी और सो गई। उसको भी समझ आ गई थी कि शायद मैं नाराज हूँ, लेकिन ये नाराजगी नहीं थी, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरा पति और मेरी जेठानी नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी जेठानी ने मेरे पति के लिए नाश्ता बनाया था। वो मुझे देखकर किचन में चली गई तो मेरे पति ने कहा, मेरे लिए नाश्ता बनाने का काम तुम्हारा है, भाभी जी का नहीं। मैंने कहा, उसने बना दिया तो क्या हुआ, मैं भी तो इतने सारे घर के काम करती हूँ।
मेरे पति ने कहा, घर तुम्हारा ही है, लेकिन आजकल तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। अब मेरा पति मेरे पीछे पीछे फिरता था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और शायद उसे ये बात जल्दी समझ आ गई थी। एक रात मैं सो रही थी, जब मैंने करवट बदली तो मेरी आँख खुल गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति मुझे देख रहा था। मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये बताना चाहता था कि मैं जो इतने दिन से तुमसे दूर था, तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। मैंने कहा, ये तो ठीक ठाक बात है, चलो सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सो गई और इस बात पर वो सोचने लगी कि ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा था। कुछ दिन से मेरे पति को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, मेरे पीछे पीछे फिर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता था कि इसका यही काम है। इसको मेरे से ज्यादा, इस रिश्ते से ज्यादा पैसे कमाने की पड़ी है, तो बस फिर यहाँ ही लगा रहे। पर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति जब घर आया तो मेरी जेठानी उसके साथ थी। वो सुबह से घर पर नहीं थी। मुझे लगा कि अपने मायके होगी, लेकिन वापस उसके साथ आई तो मैंने कहा था, मेरे पति के साथ कहाँ गई थी? कहने लगी, मैं तो उसके साथ कहीं भी नहीं गई थी, मुझे वापस आना था और ये उधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे अपने साथ लेता जा। मैंने कहा, अच्छा। वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे पति के साथ आ गई तो तुम्हें ये बात बुरी लगी क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछा था। उसने कहा, हाँ, ऐसी बात को कभी दिल पर लेना भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारा पति सिर्फ 17 साल का था। मैंने उसके साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत उसके कपड़े इस्त्री किए हैं, खाना बनाकर दिया है, उसे कॉलेज भेजा है। मेरे लिए वो मेरे छोटे भाई जैसा है, जैसे मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। मेरी जेठानी ने ये बात क्या कही? मैं खड़े होकर पानी पी रही थी, पानी मेरे गले में ही फंसकर रह गया। उसने कहा, अरे क्या हो गया, ठीक तो हो तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, तो इस बात पर मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके पति के साथ मेरे संबंध बहुत आगे निकल चुके थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके दिल में कोई बात है, पर वो मुझे पता था कि हम दोनों के बारे में उसे कभी पता नहीं चल सकता था। हम इस बारे में बहुत सतर्क रहते थे और उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे। वैसे भी जो इंसान इस तरह का काम करता है, वो इस बारे में बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करता है। मेरी जेठानी को शक तो हो सकता था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल सकता था और मुझे नहीं लगता था कि उसे शक हुआ था। वैसे ही कह रही थी, एक रात मेरा पति घर नहीं आया। मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जो वो घर ना आया हो। और उसी रात मेरी जेठानी भी अपने मायके रुक गई थी। इस बात पर हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि आज हमें खुलकर मौका मिल गया था। मेरा जेठ कहने लगा कि वो कभी अपने मायके रात को नहीं रुकती, आज क्या हो गया? फिर थोड़ी देर बाद ही उसे उसकी पत्नी का फोन आया। उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं रुक गई हूँ। तो इस बात पर वो हंसने लगा और कहने लगा कि आज तो मम्मी जी ने हमारी पार्टी करवा दी। हम दोनों बहुत खुश हो गए। ये दिन भी इसी तरह से गुजर गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू अपने पति के साथ खुश तो है? तो मैंने कहा कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कल वो तेरे पापा जी से मिले थे, तो पापा जी कह रहे थे कि वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने सोचा कि तूने कहीं उनके साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया। मैंने माँ को कहा, झगड़ा करने का वक्त कहाँ है आपके दामाद के पास, हर टाइम तो अपने काम में लगे रहते हैं। उसने कहा कि काम में लगा रहता है तो अच्छी बात है, तूने अपने जेठ को नहीं देखा, हर टाइम घर पर पड़ा रहता है, बीवी से झगड़ा करता रहता है। जब उन्होंने मेरे जेठ के बारे में इस तरह की बातें की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अम्मा क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ दो उसको। वो कहने लगी कि अपने पति की तो बुराइयां कर रही है और जेठ के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुन पाती, कैसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा कि आप नहीं समझोगी, सुबह से शाम हो गई, मैंने अपने पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं था। फिर उसका फोन आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, तुम घर के सबसे बड़े कमरे में चली जाओ। मुझे अपने पति से वैसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब सरप्राइज का सुना
तो मैं खुश हो गई कि चलो कुछ मिल तो जाएगा। घर का सबसे बड़ा कमरा सामने ही था। वाकई बहुत बड़ा कमरा था, इसलिए हम उसे घर का बड़ा कमरा कहते थे। जब मैं उस कमरे में गई तो अंदर दाखिल होने के 2 फुट बाद एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था और सामने मेरा जेठ खड़ा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबके सामने तो मैं उससे इसी तरह से बात करती थी। उसने कहा तुम्हारे पति ने कहा है कि कोई सरप्राइज है और मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी यही कहा है। फिर मैंने सोचा कि उसने कार ली होगी और मेरे जेठ जी को भी कार का बहुत शौक था, इसलिए उसको भी बुलाया होगा। इस बात पर मैं हंसने लगी और मैंने अपने जेठ जी को धीरे से कहा कि गाड़ी है इस पर्दे के पीछे। उसने कहा कि अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पति के पास? मैंने कहा हाँ, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। उसने कहा ऐसे नहीं करो, कहीं कोई सुन न ले। हम दोनों हंसने लगे और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे पति की आवाज़ पर्दे के पीछे से आई। उसने कहा कि पर्दा हटाकर इधर आ जाओ मेरी जान। मैंने अपने जेठ से कहा कि चलो मिलकर पर्दा हटाते हैं। हमने पर्दा हटाया तो सामने जो हो रहा था वो देखकर हम लोग हैरान हो गए। मेरे जेठ को तो गुस्सा आ गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया और मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि पर्दे के पीछे एक सोफा पड़ा था, आसपास फूल लगे हुए थे और उस सोफे पर मेरा पति और मेरी जेठानी एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मेरा जेठ आगे बढ़ा और उसने मेरी जेठानी के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की कि मेरे पति ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा कि तुम तो बड़े भैया के नाम पर कलंक निकले, मेरी ही पत्नी के साथ तुमने ये सब कुछ किया। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। जब जेठ ने कहा कि तो संभाल के रखना था अपनी पत्नी को, ये खुद आई थी मेरे पास और सारा कसूर मेरे पर डालकर बातें करता वहां से निकल गया। मेरी जेठानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? बुरा लगा ना तुम्हें ये सब देखकर? इसी तरह हमें भी बुरा लगा था, क्योंकि हमें भी ये सब पहले से ही पता था। उस दिन जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो कमरे में कैमरा लगाकर गए थे, ताकि देख सकें तुम लोगों को क्या करते हो, और तुम लोगों की सारी हरकतें सबूत के तौर पर हमारे पास हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करके तलाक का मामला करेंगे और तुम लोगों से तलाक लेकर एक दूसरे से शादी करेंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे काबिल ही नहीं हो। मैं हैरान रह गई थी, मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने लगी, पर उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अपने घर चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी जेठानी ने मेरे जेठ पर तलाक का मामला कर दिया और मेरे पति ने मुझ पर। हम दोनों को तलाक भी हो गया। 6 महीने तक सभी समाज की बातें सुनी थी, फिर सोचा कि अपने जेठ से दूसरी शादी भी कर लूँगी। जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अब अकेले जीवन गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझसे तो फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे अपने माता पिता भी मुझसे नाराज थे, बस मुझे घर में रखा हुआ था, क्योंकि बाहर नहीं फेंक सकते थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी पत्नी मेरी जिंदगी से चली गई। वो मेरे सारे खर्चे भी उठाती थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूं मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे पति ने मेरी जेठानी से शादी कर ली। अब वो दोनों उस घर में रहते हैं और गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। मेरा पति बहुत खुश है और सुना है कि उनके घर में अब संतान होने वाली है। मेरी जेठानी उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे पूरा दिन अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे खानदान वाले भी अलग अलग बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही जेठ के साथ चक्कर चलाया। मेरे जेठ को कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि समाज में गलती हमेशा औरत की ही होती है। अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। सब्सक्राइब कर। मैं अपने दूल्हे से 5 साल बड़ी थी। वो मुझे अप्पी जान कहता था। वो सिर्फ 16 साल का था। उसे नहीं पता था कि दुल्हन के साथ क्या करना होता है। कहने लगा, मुझे अभी जवान होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए अप्पी जान मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसे एक रात में ही जवान कर दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ पकड़कर अपने। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा ताया की फैमिली उसी घर में रहते थे। सबके अलग अलग पोर्शन थे। दादा तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक ही टेबल पर पूरा खानदान खाना खाता था। मेरे वालिद 4 भाई थे। मैं अपने वालिद की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई। मेरे वालिद तो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे कज़नों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़न्स की तो आपस में ही शादियां हुई थीं, लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में नहीं था। इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा सहन था। वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज की जाती थीं। अभी भी वो सहन किसी हॉल की तरह बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वजाहत एक खूबसूरत नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और फिर शादी के बाद मुझे बैराने मुल्क जाना था। दुल्हन बनाने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। हमारे ताया अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं वजाहत के साथ फ़ोन पर उससे बातें करती थी, इसलिए दिल में वजाहत की जगह बन जाना फितरी सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, मोमिना, तुम्हारा उरूसी लिबास मैंने खुद पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था, सब ने मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं दुल्हन बनी, बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कज़न मिलकर ये इंतज़ाम किए थे कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा करवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। इसलिए दोनों जानिब स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कज़न सहेलियां मुझे वजाहत के नाम पर परेशान कर रही थीं। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के आने का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे वालिद ने मेरे ससुर को कई बार फ़ोन कर डाले, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो ही जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे वालिद को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी लाजमी की जाती है। लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर कयामत ही बरपा दी थी। वो कहने लगे कि हम खुद परेशान हैं, न जाने वजाहत कहाँ चला गया है। हमें कब से उसी का इंतज़ार है। हम तो 10 बजे बारात लेकर निकल जाते, लेकिन वजाहत कुछ देर का कहकर गया था, अभी तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी बंद है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो और भी ज़्यादा होने लगी। रात का 1 बज गया। लोगों में अब बातें होने लगी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल ये था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सब मेरे वालिद से कहने लगे कि ये लोग बहाना बना रहे हैं, लड़के की यहाँ शादी की मर्जी नहीं होगी, वालिदैन ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, तभी तो घर से भाग गया। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग जाएगा। जिस लड़की की बारात ही ना आए, उससे भला कौन शादी करना चाहेगा। अब आपकी बेटी की शादी करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें बयाने नहीं आता, जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना। उन्हें तो हमारे मुआशरे में मनहूस कहा जाता है। मेरे वालिद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। अपनी उम्र से भी काफ़ी बड़े लग रहे थे।
मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। वहां मौजूद मेहमान भी अब वापस जाने लगे थे, जबकि मेरे ताया अब्बा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा। हम खामोशी से देखते रहेंगे। मोमिना की शादी आज ही होगी, आज ही इसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब भी हैरान हुए। सबसे ज्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बा कहने लगे, मोमिना का निकाह कासिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जितनी मैं हैरान थी उतना ही कासिम भी हैरान था। वो मेरे वालिद के बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था, जो कि मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे अप्पी जान कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अब्बा क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोमिना अप्पी जान मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% सही थी। लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था, हमारे घर में सभी फैसले ताया अब्बा ही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से कासिम को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन कासिम ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं था। कासिम का इनकार करना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने कासिम के मुंह पर मारा, जो कासिम के वालिद थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारे बड़े अब्बा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का मामला है। अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख दूंगा। तमाम ख्वातीन खामोश खड़ी थीं। मर्दों के फैसलों के आगे किसी औरत को बोलने का कोई हक न था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। वजाहत ने तो मुझे जलील ख्वार करके रख दिया था। फोन पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, यह जबरदस्ती उस पर थोपा गया है। जो इस टाइम पर वो भाग गया। मेरे चाचा ने कासिम को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक से उसके होंठ के करीब से खून बहने लगा। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन मैं जुबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो शायद इस तरह कहने का हक भी रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त न थी। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इज्जत को सबके सामने तमाशा बनाकर रख दे। मैंने सोचा कि कासिम से निकाह के बाद कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है, बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। निकाह के वक्त मौलाना साहब ने कहा कि ये लड़का तो मान ही नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चाचा कहने लगे कि इस बेवकूफ़ को क्या पता है किसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी यह अभी 18 का नहीं हुआ है, इसलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। मेरा निकाह कासिम से हो चुका था। रोते धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढककर मुझे मेरी माँ ने कासिम के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं कासिम के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी कि बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के न आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम भी सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर न था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चाची के शिकवे जारी थे। मैं भी क्या कह सकती थी। ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन बांधा था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गईं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना किसे कहते हैं। शायद ये उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है। तुम्हें शायद चंद साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बस ये ही सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर बाद कासिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। चंद दिन पहले मुझसे कह रहा था, अप्पी जान बताएं ना, आपके निकाह पर कौन सा जोड़ा पहनूं। उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन डील डॉल अच्छा था। कद में ऊंचा था, सेहत भी काबिले रक्श थी। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो कासिम, छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं मायूं बैठी हूँ। अगर अम्मी और चाची को पता चल गया तो वो मुझ पर खफा हो जाएंगी। कहते हैं मायूं वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं, आप ही बताओ ना अप्पी जान, मुझे किस फंक्शन पर क्या क्या पहनना होगा। तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम की मेरे छोटे भाई रफीक से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं रफीक की शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कभी भी जाना होता तो मुझसे पूछता, और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अपने कपड़े उसने बेड पर फैलाए हुए थे। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना आपी जान, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ब्लैक कलर का पहनूं? मैंने कहा, तुम दुल्हन के भाई हो तो ऑफ वाइट पहनना चाहिए। फिर रफीक भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ठीक है। फिर इस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दूल्हे से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपनी फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दूल्हे से ज्यादा अच्छा लगूंगा। मैं मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारते वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, अप्पी जान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निकाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी? कासिम, हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे इनकार करने पर क्या मिला तुम्हें? शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है वही मेरा भी होता, और उसके बावजूद भी फिर भी ताया अब्बा हमारा निकाह करवा देते जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाएं। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, तुम्हारा दूल्हा नहीं पहुंचा और मेरा निकाह पकड़वाकर जबरदस्ती करवा दिया गया। क्या यूं भी जबरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है क्या शादी की? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। आप ही जान कहता हूँ तुम्हें, ताया अब्बा को शर्म नहीं आई कि वो ये क्या कर रहे हैं? पकड़कर मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसने ठीक कही थी। मैंने कभी रफीक में और कासिम में कभी फर्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, उसे डांटा करती थी मैं, कान तक उसके खींच लेती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। और अब ताया अब्बा के फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। दूसरी जानिब अब मेरे दिमाग में भी अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वजाहत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज़ पर चौंकी। कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़ें और जाकर सोफे पर सो जाएं। बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे वजाहत ने। अगले रोज रात को ताया अब्बा ने कासिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वो कमरे से वापस आया, बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा था ताया अब्बा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुड्ढा सटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। कासिम इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बा के बारे में बात करते हुए बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गया। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया, पानी का गिलास उसे दिया।
पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या बात है? क्या कहा तुमसे ताया अब्बा ने? वो कहने लगा कि कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताया अब्बा की सोच पर अफसोस हुआ था। कासिम की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ। आप ही समझाएं ना इन सबको। इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साल का लड़का रिश्ते की नौहियत को समझ ही नहीं पाया था, और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने उससे कहा, तुम ताया अब्बा से कुछ मत कहना। सबके सामने हम यही जाहिर करेंगे कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बस कमरे में हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जैसे पहले रहा करते थे। वो मेरी बात सुनकर मान गया, लेकिन जब चंद दिन के बाद वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताया अब्बा ने एक नया हुक्म सुना दिया। कहने लगे कि कासिम आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा। सभी नाश्ता कर रहे थे, मैं कासिम के साथ बैठी हुई थी। कहने लगा, क्यों? ताया अब्बा, मेरे पेपर होने में सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं। वो कहने लगे, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे, तमाम वर्कर से काम करवाओगे। बाकी के मामलात भी तुम्हें फैक्ट्री में जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने ताया अब्बा से शिकवा किया था। मैंने कहा, ताया अब्बा, ये ज्यादती होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया वो हम कबूल कर चुके हैं, लेकिन प्लीज कासिम को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दें। मेरी बात सुनकर ताया अब्बा मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो बुजुर्गों को मशवरा दें। इसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा। कासिम कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे कासिम के बारे में सोचकर बहुत दुख हुआ था। उस बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। रफ़ीक भी उसी की उम्र का था, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। लेकिन कासिम की ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वो सब मर्दों के साथ रात को वापस घर लौटता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता, अपनी किताबें खोल कर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फारिग होकर कमरे में जाती तो सारे बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता था। मुझे देखकर कहने लगता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे ये समझाओ ना अप्पी जान, ये सवाल कैसे होगा? इसलिए रात को मैं उसे पढ़ाने लगती थी ताकि वो पेपर अच्छे से दे सके। जिन दिनों कासिम के पेपर थे, बड़े चाचा के कहने पर कासिम को फैक्ट्री से बस इतनी सी ही छुट्टी मिलती थी कि वो जाकर पेपर दे सके। उन दिनों कासिम आधी आधी रात तक जागकर पढ़ाई करता था, और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वो बेड के क्राउन से टेक लगाकर किताब पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मुझे लगा कि ये आखिरी सवाल भी वो याद करके मुझे सुना देगा, तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट जाऊंगी। लेकिन शायद कासिम भी नींद की शिद्दत की वजह से ऊबने लगा, इसलिए बेइख्तियारी में मेरी गोद पर गिर गया और वहीं पर सर रख के सो गया। मैं आंखें मूंदे उस इंतज़ार में थी कि उसकी तैयारी मुकम्मल करवाकर सो जाऊंगी। कासिम की इस बेइख्तियारी हरकत पर बुरी तरह से चौंकी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़का था। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन क्योंकि उसका डीन डॉल काफ़ी अच्छा था, इसलिए मेरे हिलाने जुलाने पर ज़रा भी नहीं खिसका। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। मैं बेड के सिराने पर टेक्स लगाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रहा। सुबह जब अलार्म पर मेरी आंख खुली तो मैं कासिम के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे हुए बेखबर सो रहा था। उसका बाजू मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की गर्मी भी मैं सुन सकती थी। मैं जल्दी से पीछे हटी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए मैंने अपने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद पर भी गुस्सा आया। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें ना मिला पाते।
मैंने कासिम को जगाया। वो तैयार होकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच अप्पी जान। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थामकर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। न चाहते हुए भी मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लाउबाली थी। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अप्पी जान। वो मेरे गले से लगकर ये सब कह रहा था। मैं फौरन उससे पीछे हटी थी। कुछ दिन बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीबीए करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसलिए ताया अब्बा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था, तुम संभालो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। ताया अब्बा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझसे पूछता कि आज क्या पहनकर जाऊं, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखें। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थीं। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर देती थी। कहती, ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें ही देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक करने पर वो हंसने लगता। पिछले चंद महीनों से कासिम के चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही थी। बहुत खुश खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ गया, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए कोई भी जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते को तकाजा दें। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है। इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी थी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, आपी जान, तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उसके इंस्टॉलमेंट पर एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। फिर तुम इस लड़की से शादी करके उसे उस फ्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने राबेल के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और किस हैसियत से कासिम? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं राबेल को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता राबेल से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार राबेल से शादी होने के बाद मैं अम्मी अब्बू को मना लूँगा। मैं राबेल के घर कासिम की कज़िन की हैसियत से गई, रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि कासिम राबेल की शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें एतराज़ न था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा। मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए सौतन लफ्ज़ शायद हमेशा ही अजियत का बाइस बनता है। मैं भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कासिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं कासिम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी जब अचानक से एक व्हील चेयर मेरे सामने आकर रुकी। ये शायद मैं उस व्हील चेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझसे माजरत करने की कोशिश करने लगा, जो व्हील चेयर चला रहा था। शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज पर पड़ी मेरे होश उड़कर रह गए। व्हील चेयर पर बैठा शख्स वजाहत था, जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोमिना तुम? मैंने कहा, मर गई मोमिना, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वजाहत, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मंगनी क्यों की थी?
मैं रोने लगी। वो कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 सालों से कोमा में था। बस कुछ महीने पहले ही होश में आया हूँ। जब होश आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे मेरे चचा जात भाई से करवा दी। मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। कासिम को देखकर वो कहने लगा, मोमिना मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए छोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कासिम का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही। कासिम एकटक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। तो और क्या करूँ? वो कहने लगा, शादी नहीं करना चाहती वजाहत से? क्या उससे अब भी मोहब्बत नहीं करती हो? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए कासिम। तुम जैसा चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा। फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके वजाहत से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब वजाहत कहीं भी नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं जी लूंगी तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी? सिर्फ मेरे नाम पर। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाजा नहीं है कासिम, वो जी लेती है। घर भी आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज हो चुकी थी, क्योंकि फितरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कासिम बहुत जल्द राबेल से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब कासिम कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठा लिया ताकि सोफे पर जाकर सो सकूं। कहने लगा, मोमिना मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से मोमिना सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फौरन से क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो। पहले तो मुझे डांट भी देती थी, कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी हर बात से ज़रा भी इख्तलाफात नहीं करती। क्यों? मैंने कहा कि रिश्ते की नौहियत जो बदल गई है। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने राबेल से शादी से इनकार कर दिया है। मैंने हाथ उसके सर पर रोका था। मैंने कहा, क्यों कासिम? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए। शायद मैं भी उससे इतनी मोहब्बत नहीं करता। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का। वो कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो मोमिना। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और उठकर बैठ गया। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अब्बा के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था। फिर मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी को सजा बनाकर रख दूँ? इतना भी बेहिस नहीं हूँ मैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगाया था। मेरा दिल एक बारगी से धड़का था। वो कहने लगा, मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने की भी हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को एक क्लेचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी महवियत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो मोमिना। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वफा उसे खरीद लेती है। तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा कासिम को शायद तब हुआ था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफा से यूं ही पिघल जाता है जैसे कासिम? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।